इस धारावाहिक में दिखाया गया वाहन किराए पर लिया गया है। किराए पर है। अभी पात्र सट्टा और फेक ट्रेडिंग ऐप का प्रचार नहीं करते हैं, इसलिए 10 बाइक लेना संभव नहीं है। बाकी वीडियो आगे। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आज हम जा रहे हैं हमारी अपनी इस बाइक को चीट करने। एक्चुअली आज हमने बाइक रेंट करी है XSR 900। मेरा ऐसा मूड नहीं है खरीदने का, अभी तो नहीं है। मतलब बस मैंने सोचा कि रेंट करके देखते हैं और चला के देखते हैं थोड़ा सा ना कंट्री साइड में। और हमने बाइक रेंट करी है रेंटल 819 से। एक्चुअली यहाँ पे यामाहा, सुजुकी, होंडा ये सारी बाइकें ना बाइक रेंट पे देती हैं आपको, लेकिन रेंटल 819 पे ना बहुत सारी बाइक्स हैं। ये बच्चे भी वहाँ जा रहे हैं ना, अभी ओबोन की छुट्टी पड़ी है तो कैंपिंग करने जा रहे हैं। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे अपने ही पैसे लगे। कितने लगे हैं मैं वो वहाँ जाके दिखाता हूँ। ये रही, ये क्या ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल। तो ये है रेंटल 819। लेट हो गया मैं 20 मिनट। ओह, हंटर भी खड़ी है। पहले स्टाफ से मतलब बाइक ले लूँ अपनी। कहाँ से एंट्री, कहाँ से है? लाइसेंस दिखाने के बाद इस बंदे ने बाइक का निरीक्षण किया और अंततः उसे बाइक मिल गई। है तो बढ़िया यार, और हाइट भी ऐसी बहुत ऊंची नहीं है। देखो मतलब फ्लैट फुट से ज़्यादा ही हो जा रहा है, GT से कम हाइट है इसकी। और इसमें भयंकर चीज़ लगी, वैसे उतर के फीचर बताऊंगा कहीं पे। इसमें क्रूज़ कंट्रोल है और ये पूरा यहाँ से मेनू सिस्टम है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ड्राइविंग के 4 मोड हैं और पता नहीं क्या क्या। कहीं ना उतर के आराम से बताता हूँ और बाइक का एक बार टर्न अराउंड देता हूँ। देखते हैं। मैंने 7 बजे तक 6 बजे तक गाड़ी बोली है, अभी 11 बज गया। वाह, इससे तो बहुत मजा आएगा। दुखाती फैनगार है। पता नहीं इन बाइकों की मेंटेनेंस कितनी होती होगी, क्योंकि मैं BMW की चेक करा था, उसकी सर्विसिंग थोड़ी सी महंगी है और डुकाटी वुकाटी की तो और महंगी होगी। यार CP3 इंजन के बारे में मैंने ना सुना बहुत था, आज पहली बार चला रहा हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा बढ़िया है। मतलब काफ़ी स्मूथ है। ये यामाहा की 4-5 बाइकों में आता है। एक तो MT सीरीज़ में आता है, एक ये हो गई न्यू रेट्रो सीरीज़ में आता है, और शायद उसमें भी यही है, ट्रेसर में है, मैं भूल गया। और ये जो XSR वर्जन है ना, ये 3 क्लास में आता है, 125, 700 और 900। बाइक चलाने में निम्बल तो बहुत है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी वाड़ी मोड़ने में ना, और वाइब्रेशन भी ऐसे कुछ खास नहीं है। फिलहाल हम अपने फेवरेट स्पॉट पे पहुंच गए हैं जहां हम रिकॉर्डिंग करते हैं। लवली लवली रोड्स। 2 रोड ज़्यादा अच्छी लगती हैं, एक लाना रोड और एक जापान की रोड। ये श्राइन है, ये बहुत आइसोलेटेड जगह पर है, कोई ना कोई गूगल मैप पे ढूंढ ही लेगा, लेकिन मुझे ये जगह अच्छी लगती है। कोई भी नहीं आता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बाइक खड़ी कर लेता हूँ। ये है XSR 900। हाँ जी, तो ये है हमारी XSR 900। हमारी नहीं, मतलब किराए पे है, और मैंने 8 घंटे की रेंट पे ली थी। फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता था 900 सीसी ना थोड़ी चलाने में भारी होती होंगी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने 650 सीसी मैक्स चलाई है, उसके ऊपर नहीं 700 भी चलाई है मैंने, लेकिन 900 1000 सीसी की बाइकें नहीं चलाई। तो मुझे पहला एक्सप्रेशन तो ये लगा कि बहुत भारी होती होंगी, लेकिन बहुत निम्बल है ये बाइक। तो भाई बहुत निम्बल है और ज़्यादा ऊंची भी नहीं है। मतलब GT से ना अच्छा, इसका GT से हर बाइक का सीटिंग पोस्चर अच्छा है वैसे। बाकी ऐसे बैठने बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं है। स्पेक्स क्या क्या है वो तो तुम लोग इंटरनेट पे पढ़ ही लोगे। और ये 2022 का मॉडल है, इसमें ब्लू कलर आता है, लेकिन जो मेरा फेवरेट कलर है वो ब्लैक है। पूरा मैट तो नहीं, उसका टैंक ग्लॉस आता है, बाकी पूरी बाइक ब्लैक होती है, जो 2025 का मॉडल है। बाकी इस बाइक के फीचर्स के बारे में बात करूँ, मैं पढ़ के नहीं आया हूँ ठीक है, मुझे ये पता है इसका CP3 इंजन है, वो सबको पता है, बहुत क्लास इंजन है। बाकी इसमें क्रूज़ कंट्रोल है और आपके ट्रैक्शन कंट्रोल है, कॉर्नरिंग ABS है, और वो राइडिंग मोड्स भी हैं। तो इस बाइक का अगर मैं कुछ टर्न अराउंड दूँ तो ये कुछ ऐसी दिखती है, और ना लेफ्ट में कोई साइलेंसर है ना राइट में कोई साइलेंसर है। और बेहतरीन चीज़, मुझे एक चीज़ दिखाऊँ इसकी क्या लगी, ये जो है ना, ये देखो इसका पिलियन जो है ना, वो इसका फुट पैग यहाँ पर है, बाहर से काफ़ी निकला हुआ है देखो। और तो इसका डिज़ाइन इन्होंने ना कॉम्पैक्ट रखने के लिए बिल्कुल इसको अंदर डाल दो तो ये लगता ही नहीं है। मैं ढूंढ रहा था इसका पिलियन कहाँ बैठेगा, तो बिल्कुल एकदम स्लीक डिज़ाइन है। इधर से भी देखो ना, तो सिर्फ रेडिएटर बाहर निकला हुआ है, और ऐसा कुछ डिज़ाइन काफ़ी स्लीक है। अच्छा, इस बाइक में जैसे CP3 इंजन है तो इसके एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ। बाकी इसमें बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें ना अंडर बेली एग्जॉस्ट है, तो इसमें लेफ्ट और राइट पूरा क्लीन है। और इसका जो सस्पेंशन है वो भी यहाँ पे नहीं है, सीट वाले नहीं है, वो मोनोशॉक जो आते हैं वो वाले हैं। आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, पहले बैठ जाता हूँ, यहाँ रख देता हूँ ऐसे। अबे साले।
माइक गिर गया। एक्चुअली इसका एग्जॉस्ट जो है ना ज़मीन पे मारता है, तो अगर धूल वूल होगी तो बड़ी उड़ती है। तो मेरा माइक गिर गया, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, हाथ में पकड़ लेता हूँ। कैसा लगा? मतलब स्टॉक है, लोग इसमें एग्राफोबिक और बड़े सारे तामझाम लगा लेते हैं वो, लेकिन वैसे आते हैं यहाँ से कैटलिक से नीचे निकल के यहाँ पे आता है। फिर वो पता नहीं, अपने ऊपर टेस्ट के ऊपर है। मुझे तो अंडरबेली ज़्यादा बढ़िया लगते हैं देखने में, पता नहीं वो अपना अपना वो है, व्यू है, लेकिन मुझे ये लुक भी बड़ा अच्छा है। ये रेट्रो अलग ज़माने का लगता है, मतलब जैसे जो ट्रायम्फ हो गई, जावा हो गई या रॉयल एनफील्ड हो गई, ये सारी बाइक्स एक अलग एरा को फॉलो करती है रेट्रो के लिए। लेकिन ये जो बाइक है ये 80s और 90s के आसपास के एरा को फॉलो करती है। जैसे इसमें आप सीट देखो, तो ये सीट आपको बहुत रेयर में, ये आपको वहाँ देखने को मिलेगा ना रेसिंग ट्रैक वगैरह पे, जैसे पिछली सीट जो काउल होता है, तो इन्होंने उसको ध्यान में रख के उसको डिज़ाइन किया है। तो ये नियो रेट्रोइश टाइप में आती है। और बाकी ये तो ब्लू कलर है। 2025 में जो मॉडल है उसमें शायद 3 कलर हैं। एक है प्रॉपर ब्लैक है, जो ये सिंपल टैंक वैंक सब ग्लॉस में है, बाकी पूरा मैट में है। और एक वाइट और रेड में है। वाइट और रेड वाली तो खतरनाक लगती है, लेकिन वो कलर मुझे इतना पसंद नहीं है। और बाकी ये बाइक मैंने रेंट पे ली है। अभी कितने घंटे बचे हैं? 12 बज रहे हैं ना, 6 घंटे और है मेरे पास एक बाइक के साथ। मैं सोच रहा हूँ ना बीच बीच में ऐसे बाइक उठा के रेंट करता रहूँ, जो मैं कभी खरीदूंगा नहीं, जैसे हायाबुसा वगैरह हो गई। बाकी चलते हैं इसको लेके ना। और बाकी अगर इसके कॉकपिट की बात करूँ तो इसका कॉकपिट राइड करते टाइम ऐसा दिखता है। आ गया, ये डिस्प्ले है, तो ये यहाँ पे गियर दिखा रहा है। और इसकी स्क्रीन छोटी है, जो 2025 वाला मॉडल है ना उसमें स्क्रीन इसकी 5 इंचेस है। तुम तो नाच सकते हो, 5 इंच का तो अंदाज़ा होगा तुम्हें। बाकी और इसकी काफ़ी सारी बटन है इसमें, जो है जो ट्रैक्शन कंट्रोल है यहाँ पर है, ये ड्राइविंग मोड है, और यहाँ पे मेनूज़ वगैरह स्क्रॉल कर सकते हो। तो अगर स्क्रॉल करूँ, यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हो। ये इन्होंने 2025 में चेंज कर दिया है, उन्होंने स्क्रॉल हटा के यहाँ पे ना नेविगेशन कीज़ दे दी हैं। तो ये 2022 का मॉडल है, तो वही स्क्रॉल करके आप सेटिंग के अंदर जा सकते हो। इसको गए और यहाँ सेटिंग में गए, हार्ड प्रेस है, ये रहा, ये सारे सेटिंग आ गए। तो अभी का जो मॉडल है लेटेस्ट है, वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो तो बड़ा अच्छा डिस्प्ले है उसका, उसकी पिक्सल डेंसिटी भी अच्छी है। बाकी वही है, हाई पास वगैरह है, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो। ये रहा ट्रैक्शन कंट्रोल, ये रहा ड्राइविंग मोड। तो इसमें 4 ड्राइविंग मोड मिलते हैं। और बाकी आपको डिस्प्ले में आपको, अच्छा इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है, ये रहा, ये क्रूज़ कंट्रोल है। मैंने अभी तक यूज़ नहीं करके देखा, लेकिन इसको यूज़ करके देखूँगा। बाकी ये तो बेकार ही लग रहा है, ये क्या है? तो ये है जी XSR 900। बाकी अच्छी लग रही है ना, आप लोग ज़रा बताना जी कमेंट में। थोड़ी सी अलग रेट्रो वाइब है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है शेप वगैरह ना। ओ भाई, पिकअप ना इस बाइक का, लवली लवली भाई। इंजन स्मूथ बहुत है, ये तो मानना पड़ेगा। अभी मुझे पता नहीं भाई ये वाली बाइक लूँगा कि नहीं लूँगा। और कई लोग कमेंट कर रहे थे आप दोनों बाइक रख लो, तो भाई इतना ना वो नहीं है मेरे को कि मैं दोनों बाइक रख पाऊँ, क्योंकि इंडिया में 2-3 बाइक रखना आसान होता है, जापान में 2-3 बाइक रखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूल है शाकिन का। तो नई बाइक पे 3 साल और पुरानी बाइक पे 2-2 साल पे आपको शाकिन पे करना होता है। और शाकिन के लगते हैं कोई 1-1.5 लाख येन। उसके ऊपर हर बाइक का एनुअल टैक्स लगता है, उसके ऊपर उसको मेंटेनेंस करने के पैसे लगते हैं। तो यहाँ ना मल्टीपल बाइक रखने का फैशन नहीं है, इसीलिए। तो मेरा तो मन ये है कि अगर मेरे को ऐसे ना चुल होगी ना किसी कुछ नया ट्राई करने की, तो मैं ऐसे रेंट कर लूँगा। और लेकिन ये भी है, जापान में रेंट जो है वो भी बड़ा महंगा है। तो अभी हम जा रहे हैं ज़ीरो बेस वही है जहाँ पे हमने वो करी थी, रॉयल एनफील्ड का मीटअप हुआ था, उस कैफ़े में जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है। अच्छा, इसका ना अभी मैं 3 घंटे चला चुका हूँ। तो मुझे सबसे बेस्ट जो इस बाइक की लगी वो है, हल्की बहुत है, निम्बल है। मतलब इसको ना क्विक टर्न ऐसे लेने में ना मेरी फट नहीं रही। अच्छा, राइडिंग मोड 2 पे हूँ मैं। 2 इसका जो राइडिंग मोड है वो वाला है, थोड़ा सा ना सिटी राइड वाला। 1 वाला है वो प्रॉपर टॉर्क वाला है। मज़ा आ रहा है भाई, मैं तो क्विक शिफ्टर से खुश हूँ। ये देखो, ये दूसरा गियर, ये तीसरा, चौथा। क्विक शिफ्टर में मज़ा तो है, लेकिन मेरी ना आदत ख़राब हो जाएगी इससे। आज बाइक में एनडी फिल्टर और होता तो मज़ा आ जाता है। ये सब ना पीछे का ब्लर हो रहा होता, बड़ा मज़ा सा फुटेज आती। एनडी फिल्टर लाना भूल गया। ओह डोरेमोन भाई, अगर आपने इंडिया में तो ऐसे XSR रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन अगर MT9 भी आपको कहीं मिल जाए ना, तो आप एक बार चला के ज़रूर देखना। मैं लेने को तो वो भी ले सकता हूँ, जैसे ADV बाइक जो होती हैं, जैसे हिमालयन हो गई, सुजुकी वी-स्टॉर्म हो गई, KTM एडवेंचर हो गई। लेकिन वो है कि इतनी ना मल्टीपल डेज़ की टूरिंग मेरी बनती नहीं है। मैं एक तरह का वो वीकेंड राइडर टाइप का, और साल में अगर 3 ट्रिप मेरी लग जाएँ 1 हफ्ते की, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को ऐसी बाइक चाहिए जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी ना हो, इसीलिए मैं रेसिंग बाइक की तरफ नहीं जा रहा हूँ। और दूसरी मेरी प्रायोरिटी है कि थोड़ा सा ना कंफर्टेबल हो बाइक।
अरे मैं भूल ही गया, इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है, चेक करूँ। ये क्रूज़ कंट्रोल का आ गया और इसको सेट कर दिया और एक्सीलेटर छोड़ो तो क्रूज़ कंट्रोल बंद हो जाता है। भाई मज़ा आ गया, मतलब बाइक का इंजन की तो तारीफ़ करते करते थक जाऊंगा मैं। भाई बाइक बहुत सही है, मतलब लुक्स की बात ना भी करूं तो इंजन बहुत क्लास है। मतलब ऐसे रेविंग करने में किसी भी गियर पे ऐसे कोई ऐसा लग नहीं रहा कि बाइक स्टॉल कर जाएगी ऐसा कुछ। बाकी यहाँ से जो कैफ़े है अब यहाँ से 30 मिनट दिखा रहा है, तो अब वहाँ निकलते हैं। मुझे बाइक ना टाइम पे नहीं लौटा पाऊँगा, फालतू में मुझे टोल लेना पड़ेगा। अच्छा, ये जो रोड है इसके इधर लेफ़्ट साइड में नदी जा रही है, देख क्या हूँ क्या, क्योंकि गूगल मैप पे तो दिखा रहा है नदी है। हाँ। जापान में बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सांप वाँप होते हैं कि नहीं, तो जापान में यार ऐसे सांप वाँप होते नहीं हैं। मतलब मैंने देखे हुए हैं लेकिन ऐसे जहरीले होते नहीं हुए। उश वाह, बाइक वहाँ खड़ी कर दी, चाबी लगी है। जापान है भाई, कोई नहीं चुरा रहा। तो वैसे मुझे एक कैफ़े जाना है और यहाँ से 20 मिनट है, लेकिन मेरा बड़ा मन है कूदने का, लेकिन मेरे पास कपड़े उपड़े नहीं हैं और अभी टाइम हो रहे हैं तो, और मुझे 6 बजे गाड़ी लौटानी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या फिलहाल निकलते हैं, वरना मैं कहीं नहीं पहुँच पाऊँगा। कोई तूफ़ान वूफ़ान आया, बड़े सारे ना पेड़ गिरे पड़े हैं। जापान में ये जंगलों में ना ऐसे जानवरों का तो डर नहीं है। हिरन आते हैं तो हिरन तो क्या ही है। ये देखो, मैं कम से कम 10-15 मिनट था, हमारा फ़ोन यहीं लगा हुआ था, हमारी चाबी यहीं लगी हुई है, किराए की गाड़ी है, मैं बाइक घुमा रहा हूँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, दिखाऊँ? ये देखो, मैं साइड से निकला था, ये देखो इस बंदे ने लिखा है नो वॉर, एक समुराई बना रखा है, और उस तरफ से आके दिखाऊँ, उस तरफ से ज़्यादा सही दिखेगा, अभी ऐसे दिखेगा नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसने तलवार मार रखी है और दीवार के 2 टुकड़े हो रखे हैं। तो उधर से जब मैं राइड करके आ रहा था तो बड़ा 3D ऐसा लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा है, ये पूरा ऐसे तलवार मार रखी है और लिखा है नो वॉर। मैं आगे से घूम करके आया, अच्छा लगा। तो जब लगभग अपने कैफ़े पहुंच गए, यहीं कहीं होना चाहिए, लेफ़्ट की तरफ बंद तो नहीं है। ये रहा। बड़ी सारी बाइक आई हैं। ये है कैफ़े। कितने बज गए? 3 बज गए, ऑलरेडी लेट हो गए। हाँ जी, तो यहाँ से निकल रहे हैं, बस खाना खाना था, बाकी अब यहाँ से हम सीधे घर ही जाएंगे। बाकी यहाँ के राइडर कैफ़े सही होते हैं, यहाँ पे खाना वाना खाओ। और आज तो वैसे थोड़ा मैं लेट हो गया, वरना यहाँ पे बहुत सारे राइडर्स भी आते हैं। ओ तेरी व्हीली मार रहा था वो और आगे पुलिस है, देखो वहाँ कॉर्नर पे ना पुलिस भी है। ये लोग वहीं पे थे अभी जब मैं था ना, ये लोग अपनी बाइक वॉश कर रहे थे, वहाँ पे बाइक धुलने की भी फैसिलिटी होती है। पहली बार देखा मैंने जापान में ना खुले ऐसे इस तरह से व्हीली मार रहे हैं लोग। अच्छा, वैसे अगर मैं ये बाइक ले लूँगा, मुझे पता नहीं मैं लूँगा नहीं लूँगा अभी तो, लेकिन अगर मैंने ले ली तो मुझे पता है मेरे चैनल पे ना बहुत ऑडियंस है जो रॉयल एनफील्ड इन जापान देखना चाहती है। जैसे एक बंदे का कमेंट भी आया था कि भैया आपका चैनल जो है रॉयल एनफील्ड इन जापान के उस पर इमेज पे है, तो अगर आप भेज दोगे तो आपका चैनल का वो इमेज हट जाएगी। तो यार मैं वो चाहता भी नहीं ना मेरी वो इमेज रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा चैनल जो है ना किसी एक चीज़ के आसपास घूमे। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत लोग कुत्ता लेते हैं, मैंने भी लिया, लोग मोनेटाइज़ करते हैं, मैंने नहीं किया। लोग शादी करते हैं, उसको बहुत भयंकर तरह से मोनेटाइज़ करते हैं, शादी के 10 व्लॉग डाल दिए, तो वो मैंने नहीं किया। लोग बच्चा करते हैं, उसको यूट्यूब पे चढ़ा देते हैं अगले दिन ही, तो मैंने वो भी नहीं किया। तो मैं चाहता नहीं किसी टॉपिक के रिलेटेड या किसी चीज़ के रिलेटेड मेरा चैनल घूमे। तो अगर रॉयल एनफील्ड इन जापान वाली भी बात है तो मैं नहीं चाहता किसी एक ब्रांड के आसपास मेरा चैनल घूमे। मेरा चैनल मैं ऐसे देखता हूँ कि मेरी एक डायरी की तरह है, जिसमें मैं बहुत तरह की वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मेरे छोटे मोटे ट्रिप्स होंगे, दोस्तों के साथ होंगे, फैमिली के साथ भी ट्रिप होंगे। ऐसा नहीं कह रहा मैं बिल्कुल ही फैमिली को नहीं डालूंगा, लेकिन ऐसा चाहता हूँ कि वो एक तरह की मेरी डायरी होगी और जिनको मैं आगे जाके देख सकूँ। बाकी मेरा वो मोटिव नहीं है कि ये चैनल रॉयल एनफील्ड इन जापान वाली इमेज लेके चले। बाकी देखते हैं, मुझे अभी खुद नहीं पता मैं ये बाइक लूँगा कि नहीं लूँगा। तो जी हम पहुँच गए, अब अपनी बाइक लौटाने जा रहे हैं। बढ़िया रहा, मतलब मज़ा आया बाइक चलाने में ना। हाँ जी, तो हमने अपनी गाड़ी लौटा दी है। अब मुझे पता नहीं मैं लूँगा कि नहीं लूँगा ये वाली गाड़ी, लेकिन अच्छा था, मुझे चला के मज़ा आया। और बाकी लेना है नहीं लेना है ये हम डिसाइड करेंगे बाद में। तो जी 6:24 हो गए, हमने एग्जैक्ट 6 बजे बाइक लौटा दी थी। बाइक में कोई खरोच वरोच नहीं निकली, तो मेरे पैसे लगे हैं
21,000 येन, मैं इंडियन करेंसी में करके यहाँ कहीं राइट साइड में लेफ्ट साइड में डाल दूंगा। बहुत मोटे पैसे लगे। 21,000 येन मतलब 7 घंटे मैंने बाइक रेंट करी थी। और बाकी एक चीज़ मैंने और गौर करी कि वो बाइक ना बहुत परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। मतलब उसका इंजन बहुत अच्छा है, उसकी गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ, उसका पिकअप वगैरह बहुत अच्छा है। तो ऐसा लगता है उस बाइक से ना कैरेक्टर मिसिंग है। वही है, कोई चीज़ बहुत परफेक्ट हो ना तो वो भी दिक्कत हो जाती है। अब पता नहीं मैं लूँगा कि नहीं लूँगा, क्योंकि अभी ना हमारी ज़िंदगी में 1-2 वो हैं खर्चे हैं। जैसे मुझे घर लेना है, और वो भी अभी 6-7 महीने में ना मुझे जापान में एक घर ख़रीदना है। अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक तो ये लौंडे लपाड़े वाली सोच है ना, अरे पैसा पड़ा है बैंक में ले लो यार बाइक, वो वाली सोच थोड़ी सी ना दिक्कत कर जाती है। थोड़ा सा ना ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो वो सारा मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि भाई घर के लिए मुझे डाउन पेमेंट करनी होगी और उसका खर्चा है, और बाकी मुझे ऐसा भी नहीं कि पूरा बैंक ही खाली कर दूं मैं अपनी अय्याशी के चक्कर में तो थोड़ा बहुत वही देखना पड़ेगा। और वही है, अब पता लगता है थोड़े थोड़े ना बड़े हो रहे हैं। अगर इस बाइक के ठीक पैसे मिल गए तो हो सकता है मैं 1 महीने में ले लूँ, और अगर टाइम लगा या घर वर फाइनल करने में मुझे टाइम लगा, लोन अमाउंट वगैरह ज़्यादा बड़ा अमाउंट हुआ, तो शायद बाइक अगले साल आएगी या नहीं आएगी, देखते हैं। जिम में बहुत शोल्डर प्रेस मारी है, लेकिन कंधे पे भार अब ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, मुझे पता नहीं कि ये बातें आप लोग को कितनी समझ में आ रही होगी, आप लोग की एज क्या है और आप लोग किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। तो एक दिन आएगा जिसमें जब आपको ये सब डंडे पड़ेंगे सर पे, तब पता लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है धीरे धीरे। अब लौंडे लपाड़े वाली ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी इस बाइक की कहानी टू बी कंटिन्यूड रहेगी, आएगी आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी, हम डाल देंगे इंटरनेट पे। तो जी ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, जाम बहुत सारा लगा है तो बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। अच्छा, वैसे जस्ट सजेशन दे देना कि आप लोग की आपको लगी कौन सी अच्छी बाइक, GT या ये, मतलब ऐसे ही कि मतलब मैं डिसीजन तो नहीं लूँगा उस आंसर से, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग को कौन सी बाइक पसंद है, कौन सी रखूँ मैं। ओके, साइनिंग ऑफ। Alamabili. Genki. Baju.